हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में मॉब के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉब रित्सु के साथ खेल रहा होता है और वो भागते भागते नीचे गिर जाता है। उसको यहाँ पे काफी चोट लग जाती है और वो अपने मॉम डैड के पास आता है और यहाँ पे वो अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करके सारी चीजों को हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। और ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली को पहले से ही पता था कि मॉब के पास यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज है। और दूसरी ओर हमें मिज़ाटो का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है, वाह क्या बात है, मॉब के नाम की बिल्डिंग भी बना दी गई है, लेकिन फिर भी साइको हेलमेट रिलीजन को अभी भी एक लीडर की जरूरत है। इनके 700 मेंबर्स हो चुके हैं और किसी ने इनको एनोनिमस डोनेशन दिया था, जिसकी मदद से इन्होंने यहाँ पे एक हेडक्वार्टर्स भी बना लिया है। इनके फॉलोअर्स दिन भर मेहनत करते हैं और भी फॉलोअर्स को रिक्रूट करने के लिए, लेकिन इनके पास यहाँ पे कुछ करने को नहीं होता। बस इनको ये पता है कि इनका जो फाउंडर है वो सच में असलियत का एक एस्पर है और एक मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है। अगर मॉब सामने आ जाता है तो सच में ये रिलीजन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और पॉपुलर भी हो जाएगा, और मैं ऐसा होता हुआ देखना चाहती हूँ। काफी मजा आएगा इस चीज में। यहाँ पे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और क्लासरूम में अनाउंस होता है कि भाई 10 दिन के अंदर सॉल्ट मिडिल स्कूल में ऑल स्टूडेंट मैराथन कॉन्टेस्ट होने वाला है। तो इसलिए अब कोई भी बहाना नहीं बनाना और सबको आना है और दौड़ना है, ठीक है ना। इधर मिज़ाटो मॉब के पास आती है और वो कहती है कि लंच ब्रेक में मुझसे तुम छत पे मिलने आना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जब इधर मॉब छत के ऊपर मिज़ाटो से मिलने आता है तो मिज़ाटो यही कहती है कि मैं तुमसे मैराथन के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करो और इस मैराथन को जीत जाओ। तो मॉब कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो मिज़ाटो कहती है कि तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा एक फैन क्लब है और उनको ये देख के काफी ज्यादा खुशी होगी। तो मॉब कहता है कि क्या मेरा एक फैन क्लब है। तो मिज़ाटो कहती है हाँ, एक रिलीजियस ग्रुप है जिसका नाम है साइको हेलमेट। तो मॉब कहता है अच्छा, ये तो एक रिलीजियस ग्रुप है। डिम्पल कहता है अच्छा, आजकल जिसके पोस्टर आसपास लगे हुए हैं। हाँ, मिज़ाटो यही बताती है कि आज की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इन्होंने ये बात की कि उनको एक वीडियो क्लिप मिली है जिसमें तुम दिखाई दिए हो और तुम्हारी यूनिफॉर्म को देख के उन्हें पता चल चुका है कि तुम सॉल्ट मिडिल स्कूल से ही हो। उन सभी फॉलोअर्स का ये मानना है कि जो रेगन के साथ इंसिडेंट हुआ था वो रेगन ने नहीं बल्कि तुमने किया था, और मैराथन वाले दिन वो वहां पे आएंगे तुम्हें देखने के लिए। तो इसलिए उस दिन तुम अपने आप को रिवील कर सकते हो और ये दिखा सकते हो कि तुम ही उन लोगों के लीडर हो। तुम नहीं चाहते कि उन लोगों को इस मोमेंट का इंतजार है और तुम्हें वो दे देना चाहिए। तो मॉब यही कहते हैं कि मुझे माफ करना, वैसे मैं अब जॉगिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से ही भागूंगा और मेरे ख्याल से अगले साल तक मैं टॉप 10 के अंदर भी आ जाऊंगा। तो डिम्पल यही कहते हैं कि क्या बात है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इन सब चीजों के बारे में इतना सोचते हो, तुम्हारे पास गोल्स भी है। मिज़ाटो कहती है कि ठीक है, लेकिन भाई अगले साल तक तो बहुत लेट हो जाएगा, अगले साल हमें हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह भी देने हैं, तो इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास। तो मॉब कहते हैं कि हाँ, लेकिन रुको, मैंने ये सोचा था कि अगले साल अगर मैं मैराथन के अंदर टॉप 10 में आ जाऊंगा तो मैं सुबोमी को अपनी दिल की फीलिंग्स बताऊंगा। तो ये सुन के भाई डिम्पल और मिज़ाटो दोनों शॉक हो जाते हैं और मॉब कहता है कि मैंने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में अपनी बैंड बजवा ली थी, इसलिए मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं अगले साल होने वाले मैराथन में अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो डिम्पल यहाँ पे शॉक हो जाता है और वो यही कहते हैं कि शीगे हो तुम, मेरे सामने सामने इतने ज्यादा चेंज हो गए और मुझे पता भी नहीं चला। तो मॉब यही कहता है कि अगले साल नहीं तो इसी साल ठीक, मैं नेक्स्ट वीक वाली मैराथन के लिए पूरी कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा जिससे कि मैं टॉप 10 में आ सकूं। तो इधर मॉब टेलीपैथी क्लब में आ जाता है और यहाँ पे टोमे होती है और वो मॉब से पूछती है कि ठीक है, फिर अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें उससे पहले याद है कि तुम पिछले साल मैराथन में कितनी रैंक पे आए थे। तो मॉब कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, मैं 300 में से 291 रैंक पे आया था। तो टोमे कहती तुम कितने धीरे हो, तो तुम मतलब लास्ट 10 में आए थे और जबकि अब तुम्हें फर्स्ट 10 में आना है। ये लोग यहाँ पे यही सोचते हैं कि यार 5 किलोमीटर सच में काफी लंबा डिस्टेंस है, ऐसे कैसे भाग सकते हैं वो। ये लोग यहाँ पे यही सोच रहे होते हैं कि मॉब कैसे ये रेस जीत सकता है। तभी यहाँ पे ओनिगावारा आता है और वो मॉब से कहते हैं कि कागेयामा तुम हमारे शैडो लीडर हो और तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा कि तुम बेस्ट हो, समझे, फिर चाहे तुम्हें अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़े और तुम मेरे इन रनिंग शूज को रख सकते हो। और ये बिल्कुल नए के नए शूज होते हैं भाई, और ये सबके सब शौक हो जाते हैं कि ओनिगावारा ने अपने नए शूज मॉब को दे दिए और ओनिगावारा जाते जाते यही कहता है कि जीतना जरूर, समझे। ये लोग यहाँ पे इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई कितना कूल है ओनिगावारा, और साइड में इधर बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के बंदे होते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा ओनिगावारा तुमने अपने शूज कागेयामा को चिपका दिए। अरे वैसे चिंता करने वाली बात नहीं है, ओनिगावारा ने शूज खरीदे थे गलत साइज के, इसलिए उसको ये फिट नहीं हो रहे थे, तो अच्छा है मॉब के काम आ जाएंगे। दूसरी ओर हमें स्पिरिट्स एंड सच कंसल्टेशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और इधर मॉब अपने पैर चला रहा होता है रेगुलरली और एक्सरसाइज टाइप कर रहा होता है। तो रेगन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो डिम्पल आके रेगन को बताता है कि यहाँ पे भाई मॉब एक मैराथन में हिस्सा लेने वाला है और अगर वो टॉप 10 में आ जाएगा तो सुबोमी को अपनी फीलिंग्स बताएगा। तो यहाँ पे रेगन शॉक हो जाता है और वो कहते हैं क्या सच में तुम उसको सब कुछ बता दोगे। तो ठीक है, फिर तुम्हें यहाँ पे काम पे आने के लिए कुछ दिनों के लिए जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो और वैसे भी आजकल हमारा धंधा मंदा चल रहा है, तो ठीक है फिर यहाँ पे बैठ के करेंगे भी क्या, चलो फिर अपनी कॉस्ट्यूम पहन लो और हम यहाँ से जॉगिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ पे रेगन भी भाई मॉब के साथ भागना शुरू करता है, डिम्पल भी इनके साथ ही होता है। यहाँ पे भाई रेगन थोड़ी देर के लिए भागता है, 10 मिनट के लिए, और बहाने बनाने लग जाते हैं कि चलो यार थोड़ा रेस्ट कर ले, चाय वाय पी ले, लेकिन ये लोग यहाँ पे भागते ही रहते हैं। इधर रित्सु भी होता है और डिम्पल रित्सु को आके भी बता देता है कि भाई मॉब मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहा है और अगर वो टॉप 10 में आ जाएगा तो वो सुबोमी को बाहर लेके जाएगा। तो यहाँ पे भाई डिम्पल पता नहीं क्यों हर इंसान को ये सब बता रहा है यार, क्यों। यहाँ पे रित्सु यही कहता है कि मेरे को याद है पहले हम खेला करते थे सुबोमी के साथ, तो वो काफी अजीब लड़की
की है, हम भाई हाइड एंड सीक खेल रहे थे उसके साथ और हम छुपे हुए थे, वो हमें छोड़ के भाग गई थी घर भाई। ये गलत सीन है भाई, गलत सीन है ये। यहाँ पे मॉब और रेगन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं और दूसरी ओर रित्सु और हानाजावा मॉब की जगह रेगन के पास हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। जब ये लोग यहाँ पे होते हैं तभी भाई सुबोमी और उसकी फ्रेंड यहाँ पे आ जाती है और सुबोमी को देख के तो रित्सु छुप ही जाता है और वो यही सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे अपनी नहीं पड़ी, लेकिन अगर इसको पता चल गया कि मॉब का ऐसी बेकार सी जगह से लेना देना है तो वो पता नहीं मॉब के बारे में क्या सोचेगी, मेरे को यहाँ पे एक खेल संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई सुबोमी की फ्रेंड रिलेशनशिप एडवाइस लेने के लिए आई होती है और रेगन इधर एक क्वेश्चनर इन लोगों से फिल करवाता है, वो यहाँ पे उसकी फ्रेंड की हेल्प वगैरह करता है और इधर सुबोमी रेगन के सेटिस्फाई कस्टमर्स की पिक्चर को देखती है। वो यहाँ पे रेगन से पूछती है कि मेरा एक फ्रेंड है और मैं उसको जानती हूँ और वो हमेशा मेरे साथ जाया करता था, वो मेरे प्ले स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करता था और आज भी मेरे साथ ही घूमता है, तो क्या मैं उसको डेट के लिए पूछ सकती हूँ? तो रेगन यहाँ पे उसको ये सजेस्ट करता है कि ठीक है, अगर तुम उसे जानती हो तो तुम उसे डेट के लिए पूछ सकती हो। तो ये सुन के तो रित्सु कहता है भाई मॉब का खेल तो खत्म हो चुका है, अब ये खेल मैं उसको कैसे बताऊंगा कि यार सुबोमी की जिंदगी में तो पहले से कोई है। और दूसरी ओर भाई बेचारा मॉब इधर मैराथन के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, पूरे पसीने बहा रहा होता है। दूसरी ओर हमें सुबोमी और उसकी फ्रेंड का फिर से सीन दिखाया जाता है और उसकी फ्रेंड ये कहती है कि क्या बात है सुबोमी, तुमने तो मुझे नहीं बताया उस लड़के के बारे में। तो सुबोमी कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं उस बंदे को टेस्ट कर रही थी कि कहीं वो तुम्हें स्कैम वगैरह ना कर दे, तो इसलिए मैं उसको परख रही थी। तो वो फ्रेंड यही पूछती है कि तो क्या तुम्हारे टेस्ट में वो पास हुआ? तो सुबोमी कहती है कि क्या कहूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सुबोमी ने भाई सेटिस्फाई कस्टमर्स की फोटोग्राफ्स में से रेगन और मॉब को भी साथ देख लिया होता है फाइनली। यहाँ पे हमें मैराथन का सीन दिखाया जाता है और इधर मॉब के रिलीजियस ग्रुप के भी मेंबर्स कैमरास लेके बैठे होते हैं। इधर मॉब के मॉम डैड भी होते हैं और वो यही कहते हैं कि यार हमें मतलब सबसे आगे नहीं खड़ा होना चाहिए, बीच में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मॉब तो पूरी रेस दौड़ नहीं पाएगा। दूसरी ओर हमें टेलीपैथी क्लब के मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है और भाई ये बीमार होने का नाटक करते हैं, कहते हैं अरे तुम्हें भी जुकाम हो गया? हाँ मुझे भी जुकाम है। ओहो हो, अरे तुम्हें भी जुकाम हो गया सरूटा, क्या बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता रहता है ऐसा। यहाँ पे टोमे इन सब पे चिल्लाते और कहते तुम आलसी कहीं के, ये मास्क उतारो और चुपचाप मैराथन में हिस्सा लेना है, ये ड्रामे करने से कुछ नहीं होगा समझे। इधर यहाँ पे ये लोग मैराथन के लिए तैयार होते हैं और भागना शुरू करते हैं और इधर थोड़ी देर भाग के भाई मॉब नीचे गिर जाता है। रित्सु मॉब के लिए रुकता है लेकिन मॉब फिर भी उठ के खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई ये बॉडी इंप्रूवमेंट वाले सबसे आगे भाग रहे होते हैं। भाई इधर सबके सब इस रेस के अंदर भाग रहे होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बीच में इधर मॉब के मॉम डैड का भी सीन दिखाया जाता है और वो ये देख के काफी खुश होते हैं कि मॉब हार नहीं मान रहा और आगे बढ़ता जा रहा है। इधर सुबोमी भी खड़ी होती है और वो मॉब को देख के एक्साइटेड हो जाती है और वो यही कहती है कि यस तुम कर सकते हो, लेकिन वो रुक जाती है, वो बोलती नहीं है और मॉब को भागने देती है आगे, जिससे कि मॉब का ध्यान ना भटके शायद, या फिर पता नहीं क्यों। इधर भाई रेगन भी आ जाता है मॉब को सपोर्ट करने के लिए अपनी मैराथन वाले कपड़ों में और वो यही कहता है कि मतलब भागो मॉब भागो, तुम कर सकते हो। तो डिम्पल कहता है अरे भाई तुम क्यों आ गए इधर, ये बच्चों की रेस है। तो रेगन कहता है कि देखो मेरे को पता था कि मॉब यहाँ पे आके थक जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि एंड में उसको पुश देना जरूरी है, और वैसे भी वो बॉडी इंप्रूवमेंट वाले सच में काफी तेज जा रहे हैं, हमें उनसे आगे निकलना होगा। अगर तुम फुल स्पीड में भागोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे आगे निकल पाओगे, और वैसे भी मैंने सारे रनर्स को काउंट किया, तुम अभी 74th रैंक पे हो, काफी कमाल का काम किया मॉब सच में, तुम्हें टॉप 10 में आने के लिए 64 और को हराना होगा। तो डिम्पल कहता है अच्छा तो फिर क्या टैक्सी करें क्या आगे जाने तक के लिए? तो रेगन कहता है वैसे गलत भी नहीं है, मेरे भी माइंड में ये आइडिया है, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं सकते हम, है कि नहीं। इधर यहाँ पे मॉब अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है आगे बढ़ने की और वो बेहोश हो जाता है। अगला सीन हमें यहाँ पे हॉस्पिटल का दिखाया जाता है और उसका टीचर यहाँ पे आके यही कहता है कि देखो तुम अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है, भले तुम्हारा भाई 9th रैंक पे आया है, टॉप 10 के अंदर आ चुका है तुम्हारा भाई रित्सु, और तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, बट मेरे को काफी खुशी है तुम्हें देख के कि तुमने इस बार काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और तुम पहले से काफी ज्यादा सुधर चुके हो। दूसरी ओर हमें भाई इधर रिलीजियस ग्रुप का सीन दिखाया जाता है और वो कहते हैं हमारे लीडर कहाँ गए भाई, वो तो दिखाई नहीं दिए। इधर यहाँ पे हमें मॉब के घर का सीन दिखाया जाता है और इनकी डोरबेल रिंग होती है, तो रित्सु ये कहता है लगता है मॉब हॉस्पिटल से वापस आ चुका है, तो चलो जाके मैं देखता हूँ। यहाँ पे जब वो डोर ओपन करते हैं तो भाई उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि सामने होता है शो सुजुकी और वो यही कहते हैं कि मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। हाँ, यहाँ पे तभी रित्सु की मॉम आ जाती है और वो यही कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह है? तो सुजुकी यही कहता है कि हाँ ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स से भी निपटना ही पड़ेगा, इससे तो और दिक्कत होगी। यहाँ पे भाई शो सुजुकी काफी गुस्से में होता है और बहुत बुरी नजरों से रित्सु को देखता है। दूसरी ओर इधर मॉब भी अपने घर वापस जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि भाई यहाँ पे शहर में से एक धुआं सा निकल रहा होता है और वो ये कहता है कि ये पता नहीं धुआं कहाँ से निकल रहा है। तो डिम्पल कहता है रुको जरा, ये तो वही जगह है ना जहाँ पे हम रहते हैं। इधर भाई मॉब आता है और मॉब के तो होश उड़ जाते हैं देख के कि उसका पूरा घर आग में लिपटा हुआ है और आसपास के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे एकदम से एक्सप्लोजन हुआ और आग लग गई। इधर मॉब अंदर जाना शुरू कर देता है और वो अंदर चला जाता है। वो यही मन में सोचता है कि भाई मतलब उसकी फैमिली काफी ज्यादा केयरफुल रहती है और ऐसा हो नहीं सकता कि उनसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो जरूर अगर आग लगी होगी तो वो यहाँ से जल्दी से बच के बाहर निकल गए होंगे, वो सबके सब सेफ होंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डिम्पल मॉब को आके बताता है कि फ्रंट डोर पे कुछ निशान है जिससे ये पता चलता है कि कोई जबरदस्ती अंदर घुसा था। तो मॉब को समझ आ जाता है कि ये जरूर एक्सीडेंट नहीं है और किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। वो यहाँ पे एक रूम के अंदर घुसता है तो इधर भाई डेड बॉडीज पड़ी होती है जिनमें आग लग रही होती है
और डिम्पल मॉब को ये कहता है कि मॉब आंखें बंद कर लो प्लीज, देखो मत, दूसरी तरफ देखो मॉब प्लीज, शिगेओ मेरी बात सुनो। और यहाँ पे भाई मॉब की हालत बहुत बुरी हो रखी होती है और डिम्पल भी शॉक हो चुका होता है पूरी तरह से। और इधर मॉब का परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाता है बहुत बुरी तरह से, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। यहाँ पे भाई उसके क्वेश्चन मार्क परसेंटेज टच हो चुके होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। आई नो यार बहुत बुरे एंड पे एंड हुआ है यार ये एपिसोड, लेकिन चिंता मत करो यार, मैंने नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी देख लिया था और मैं अभी जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाने बैठ जाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।